नमस्कार। भोपाल में एक कोदू प्रसाद तिवारी हैं जो इरिगेशन में ई थे और बड़े आराम से खाते पीते हुए रिटायर हुए। एक दिन सुबह सुबह 6 बजे ईओडब्ल्यू की टीम उनके यहाँ पहुंच गई तो पता चला कि तिवारी जी तो 28 करोड़ के मालिक हैं। रमेश धुलदोए इंदौर में आरटीओ क्लर्क था। उसकी सैलरी 40-50 हजार रुपए महीने से भी कम होती है, लेकिन संपत्ति निकली 40 करोड़ की। हेमा मीणा अभी हाल में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में संविदा में नियुक्त थी। सिर्फ 30,000 रुपए महीना पाने वाली हेमा ने 3 साल में ही करीब 8 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली। हीरो केसवानी मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में छोटे बाबू हैं और उन्होंने 4 करोड़ की संपत्ति बना रखी है बैरागढ़ में। इंदौर में लूट का आलम ही अलग है। यहां कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्कैम हुआ जिसमें दीपक जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया। यह मामला करीब 1000 करोड़ से भी ऊपर का निकला। दीपक जैन ने सैकड़ों एकड़ भूमि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सरकार ने दी थी या सरकार से मिलती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिपार्टमेंट के लोगों से मिलीभगत करके बेच डाला। इसी तरह से दर्जनों केस मध्य प्रदेश में हर साल प्रकाश में आते हैं। इससे पता चलता है कि सरकारी खजाने की लूट खसोट किस कदर हो रही है शिवराज राज में। मामूली स्टोर कीपर और बाबू से लेकर आईएएस ऑफिसर तक इस लूटपाट में शामिल है। जिस देश में 22 करोड़ युवा नौकरियां ढूंढ रहे हैं, उसमें जिन्हें मिली हुई है वह इस बेशर्मी से उगाही कर रहे हैं, और जो लोग सरकारी नौकरी के लिए आतुर हैं उनका भी यही इरादा है। उनका भी मुख्य उद्देश्य उगाही ही लगता है। उधर छत्तीसगढ़ में ईडी ने 2 अलग अलग स्कैम में यानी कोयला और शराब घोटाले में करीब 500 करोड़ की संपत्तियां जब्त की हैं। इसमें 6-7 आईएएस ऑफिसर हैं और करीब दर्जन भर व्यापारी हैं जो नेचुरली इन आईएएस ऑफिसर से मिले हुए हैं। दुख की बात है कि इन सारे ऑफिसर्स और व्यापारियों ने इसी बघेल सरकार के रहते यह कमाई की है, ऐसा ईडी का कहना है। ईडी ने पूरे देश भर में अब तक करीब 1 लाख करोड़ के कैश, बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी सीज कर रखे हैं। इसमें से करीब 29,000 करोड़ का सीजर पिछले 1-1.5 साल के अंदर ही किया गया है। पिछले साल जून में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, एक केस में ईडी के खिलाफ एक केस था, उसमें आदेश दिया कि सारी जब्त प्रॉपर्टी ईडी के पास ही रहेगी। ईडी ने अब तक मतलब ईडी 2005 में शुरू हुआ था, उसने अब तक करीब 5,500 केस पीएमएलए में फाइल किए हैं, लेकिन लोगों की कमी की वजह से वह साल भर में करीब 100 चार्जशीट ही फाइल कर पाती है। मोदी जी बेकार ही नोटबंदी करते रहते हैं काले धन के खिलाफ। जितना धन सिर्फ 5,500 रेड्स में मिला है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर जांच एजेंसियां मुस्तैद हो जाएं तो लाखों करोड़ों का सामान तो हमारे सरकारी अफसरों के घर और कारोबार से ही मिल जाएगा। अब आप जानना चाहोगे कि जो प्रॉपर्टी सीज होती है उसका क्या होता है। देवेंद्र यादव कह रहे हैं कि मेरी तो कोई प्रॉपर्टी सीज नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी प्रॉपर्टी का होगा क्या। तो जान लीजिए कि बैंक अकाउंट तो तुरंत बंद कर दिए जाते हैं। प्रॉपर्टी अगर जो मकान दुकान है उस पर ताले पड़ जाते हैं और जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी जाती है। उसके बाद ये सारे कागज फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो पीएमएलए के जो एडजुडिकेटर होते हैं उनके सामने पेश किए जाते हैं। एडजुडिकेटर के निर्णय के खिलाफ एक्यूज्ड के पास 150 दिन यानी 6 महीने का समय होता है अपील के लिए। अगर अपीलेट अथॉरिटी से अपील रिजेक्ट कर दी जाती है तो ईडी संपत्ति का मालिक ही समझा जाए, क्योंकि वो संपत्ति ईडी के पास ही रहती है
जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए, और इसमें कई साल या दशक भी लग सकते हैं। इस बीच में बैंक अकाउंट बंद रहते हैं और प्रॉपर्टी सड़ते रहती है, और अगर अंत में एक्यूज केस हार गए तो प्रॉपर्टी नीलाम कर दी जाती है और उसका पैसा केंद्र सरकार के खजाने में जमा होता है। अभी तक ईडी ने 15,000 करोड़ करीब की प्रॉपर्टी नीलाम कर चुकी है। तो फिर इस लूट का अंत यही होना है। तो सरकारी नौकरी में लालच करके, उगाही करके जेब भरने से क्या फायदा। ट्रकों के पीछे भी लिखा होता है कि मिलेगा मुकद्दर ही, अब वो ऐश हो या जेल। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।